हेलो एस्पिरेंट, एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है और कितने स्टेज पर एग्जाम्स होता है। यूपीएससी किस स्टेज पर कौन सा एग्जाम्स किस तरीके से कितने मार्क्स का और क्या इसकी टाइमिंग रहती है, उस सबको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो 3 स्टेज पर होता है। 3 स्टेज पर, यानी कि फर्स्ट तो है हमारा प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स स्टेज हमारा फर्स्ट है। सेकंड जो स्टेज है उसको बोलते हैं मेंस। सेकंड स्टेज है मेंस और थर्ड जो स्टेज है उसको बोलते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। ये हमारा थर्ड स्टेज है, ठीक है। ये थर्ड स्टेज है हमारा। प्रीलिम्स क्वालिफाई नेचर का एग्जाम्स लेती है यूपीएससी और मेंस लेती है मेरिट को बनाने के लिए और इंटरव्यू लेती है यूपीएससी हमारी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए कि हम यूपीएससी पास करके सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उसके लायक हैं अन्यथा नहीं है। ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो है ना और सिविल सर्विसेज की जो जॉब है ये कोई ऐसी जॉब तो है नहीं कि यहां पर सिर्फ आप जाओ और जॉब करो। ये जॉब नहीं, सर्विस नहीं, ये एक आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी जब सर पर होती है तो उसको बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना किसी डीएम के लिए क्या छोटी बात है। एक डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना एक एसपी के लिए कम जिम्मेदारी है। और उसी प्रकार से प्रमोशन होते जा रहे कमिश्नर से आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऐसे ऐसे प्रमोशन होते होते आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। तो जब जिम्मेदारी बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं यूपीएससी चेक पहले से ही करती है कि ये जो बंदा या स्टूडेंट एस्पिरेंट इस सर्विस में आना चाहता है, क्या ये इस सर्विस को कर पाएगा और इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रख पाएगा। इसीलिए लिया जाता है इंटरव्यू। और मेंस चेक करता है कि आपकी कैपेसिटी यानी कि जो प्रेशर है एजुकेशन का वो झेलने लायक है या नहीं है। और प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि जो ढेरों स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं कि मैं आईएएस का एग्जाम्स देने के लिए जा रहा हूं और पास पड़ोस के लोगों को पता चलता है, उनके पेरेंट्स बताते हैं मेरा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी ने उसको एडमिट कार्ड भेजा है और वो आईएएस का एग्जाम देने गया है। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। तो मैं कहूं कि 90% बच्चा होता है ना यहां पर, वो कुछ वही होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, तैयारी के बारे में जानकारी भी नहीं रहती है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है क्या यार। बस थोड़ा सा जानकारी ले ली सर के बस यूपीएससी है, गूगल पे सर्च कर लिया। आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं यूपीएससी पैटर्न 2023, यूपीएससी पैटर्न 2024, यूपीएससी स्ट्रैटेजी फॉर 2023। यार क्या है, आप गूगल पर सर्च कर रहे हो, गूगल पर आपको सिर्फ और सिर्फ डाउट्स मिलेंगे और कुछ नहीं। आप डाउट इतना रख लोगे अपने माइंड में कि उनके सवाल खोजने में आपका जीवन निकल जाएगा। गूगल पर मिलता क्या है, वही मिलता है जो आपने सर्च किया, किसी और ने उसको अपडेट कर दिया। अब जो अपडेट कर रहा है उसकी क्या गारंटी है कि वो नॉलेज आपको फैक्ट पहुंच रहा है।
और आपके जरिए से दूसरा भी एस्पिरेंट इसी गलत दिशा में चला जाता है कि वो भी गूगल से पूछना स्टार्ट करता है ना। तो तैयारी से पहले अपनी एक रणनीति स्वयं से बनाइए। पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी वाकई में हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी है क्या, यूपीएससी इतना कठिन एग्जाम्स लेती क्यों है। जब तक इन सब चीजों की जानकारी आपको नहीं होगी तो यूपीएससी क्वालिफाई करना भूल जाओ। यूपीएससी की तैयारी तो कर लोगे पर यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाओगे। मैं अगर एक सिंपल सी बात करूं कि 100% अगर फॉर्म फिल करते हैं तो सिर्फ 1% ही आईएएस, ठीक है, और आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ईटीसी इन सर्विसेज में 1% ही क्यों आता है। 100% बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, सिर्फ 1% रिजल्ट निकल के क्यों आता है। कोई कारण होगा ना, तो उस कारण को पहले आप समझिए। अगर वाकई में इरादा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो पहले तो अपना इरादा बनाइए कि मुझे अगर जाना है तो इसका पैटर्न क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए। और जो टफ लेवल का एग्जाम्स यूपीएससी सीएससी के लिए ले रही है, इतना टफ क्यों ले रही है यार। अगर देखो, मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने देखा हुआ है कि कई स्टूडेंट 5 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अब क्या होता है, स्टूडेंट जो नया एस्पिरेंट आया उसके माइंड में तुरंत डाउट्स चला, मैं यूपीएससी तो करना चाहता हूं। शुरू में बहुत जोश रहता है, जज्बा रहता है, एनर्जेटिक रहता है बंदा कि मैं बस आईएएस की तैयारी करूंगा। और एनर्जेटिक वो कहां तक रहता है, जब तक उसके माइंड में आईएएस और आईपीएस जैसी सर्विस घूमती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी सर्विस, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तब तक तो वो क्या करता है, ठीक तरीके से अपने माइंड में ये चीजें रखता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और जोश के साथ तोड़ के बेहतरीन तरीके से मेहनत करता है। और फिर जैसे ही वो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है तब पता है क्या होता है, जब उसके सामने आता है फेल्ड का ऑप्शन, फेल्ड। और फेल्ड कहां होता है, यहां होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, प्रीलिम्स। अगर वो यहीं पर फेलियर्स का सामना किया, गिरेगा, टूटेगा। अगर यहां से बचा तो यहां जाकर के बेचारा टूटा, यहां से बचा तो यहां टूटेगा। जब वो यहां पर टूटता है तो उसको संभलने में बहुत दुविधाओं का सामना करना पड़ता है ना। आसानी से तो संभल नहीं पाता है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, यार इतनी मेहनत की मैंने, फिर भी रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। क्यों? फिर वो करता है क्या माइंड में अपने, क्या रिजल्ट खराब क्यों हुआ। और बच्चे उसके सामने आ जाते हैं जो 5 साल से प्रिपरेशन करते हैं, वो पता है क्या कहते हैं, महाशय कि प्रीलिम्स तो मैंने 4 बार क्वालिफाई किया, मेंस मैंने 3 बार क्वालिफाई किया, इंटरव्यू फेल हुआ। अब आपके माइंड में आया, जो बच्चा प्री में ही फेल हुआ वो कहेगा यार मेरा तो प्री ही नहीं हो रहा, मेंस में फिर मुझे सामना करना पड़ेगा। ये बच्चा मेंस नहीं निकाल पा रहा है तो मेंस का सामना मुझे भी तो करना पड़ेगा। मैं कोई अलग प्लैनेट या अलग सब्जेक्ट से थोड़ी हूं कि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है और उसका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो वो अलग पैटर्न का है, मैं अलग पैटर्न का हूं, मैं अपनी फील्ड में मेहनत करूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। यहां ऐसा है नहीं, सभी चीजें क्या है, सेम है। वही सिचुएशन उसके लिए, वही सिचुएशन आपके लिए है। पर परेशानी ये दूर कैसे हो, तो पहले
पहले जैसे ही प्रिपरेशन के बारे में सोचा, पहले आप पूरा यूपीएससी को टटोलिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में समझिए कि है क्या, इतना टफ एग्जाम्स लेती क्यों है सिविल सर्विसेज, और ये जो एग्जाम्स है टफ तो हो रहा है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। बच्चा मेहनत तो बहुत कर रहा, दृष्टि जैसी कोचिंग, अनअकैडमी जैसी कोचिंग, बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, क्यों बच्चा नहीं निकाल पा रहा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को। तो जब आप ये सारे क्वेश्चंस अपने माइंड से पूछोगे तो फिर क्या होता है, उस चीज का आंसर भी खोजना स्टार्ट होता है। जब आंसर खोजना स्टार्ट होता है तो हमें पता चलता है कि हम गलतियां कहां ना करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से एस्पिरेंट हैं जो स्टार्टिंग में अपना बेस ना बना करके सीधा कूद जाते हैं कि मैं प्रीलिम्स दूंगा। उसने सोचा जनवरी में मैं यूपीएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, जनवरी में उसने सोचा और मई और जून के मंथ्स में उसने तुरंत प्रीलिम्स दिया। आप प्रीलिम्स देखिए, आप 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन में, सिर्फ 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन रही है बंदे की, और कूदा कहां पर, सीधा प्री देने के लिए। अब प्री देने के लिए कूदा, प्रिपरेशन तो है ही नहीं। अब उसने जैसे तैसे, चलो ठीक है, प्री निकल गया आपका, आप भगवान को मानते हो, पूछते हो, देवी देवताओं ने आपका निकाल दिया प्री। अरे जय राम जी की, ऑप्शन ही तो फिल करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। अब इसमें से आपको एक गोला फिल करना है। लिया आपने प्रभु का नाम, जय श्री राम, लो फिल किया। अब क्या होगा, तुक्का सेट हुआ, ऊपर वाली मेहरबान है आप पर, आप तुक्के से निकल गए। अब 2 से 3 महीने के बीच में ही मेंस होता है, सिर्फ आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। किसके लिए, मेंस के लिए। अब आप ये बताइए कि मेंस के लिए 2 से 3 महीने का टाइम मिल रहा है तो इसमें प्रिपरेशन हो सकती है। यहां तो ऑप्शन नहीं, यहां पे तो आपका रामदेव जैसे बाबा जी का ये मूल मंत्र नहीं चलेगा कि हाँ हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना लिखना ही तो है, लिखेंगे। तो ये कोई बीए और कोई बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी नहीं लिख रहे हो बच्चों, कि यहां पर सिर्फ कुछ भी जो मन में आ रहा है लिखे जा रहे हो। डेफिनेशन ही तो लिखनी है, हिस्ट्री की डेफिनेशन है, थोड़ा सा हिस्ट्री लिखेंगे, उसमें फिर पॉलिटी को ऐड कर देंगे, फिर जियोग्राफी को ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करता है ना, वो पता पहला पॉइंट तो आपका पकड़ता है कि आपकी जो थिंक्स है, इस जो क्वेश्चन रहा मेरा, उस क्वेश्चन पर आपकी जो सोच रही, उस सोच के विचार करके आपने किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर में रिप्रेजेंट किया। अगर आपसे आप बहुत पढ़ाकू रट के जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, मार्क्स होगा आपका कट। अगर ऐसा होता कि बहुत पढ़ने वाला और बहुत टॉपर एग्जाम्स देने वाला लिख के आ जाए तो आज हर एक टॉपर आईएएस ही ना बनता। क्यों डॉक्टर लाइन में जाता, क्यों वो इंजीनियरिंग लाइन में जाता, सीधा आता ना यूपीएससी में। कौन नहीं चाहता कि आईएएस आईपीएस बने, पावरफुल जॉब। तो पहला मेरा यही कहना है सभी एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो नया एस्पिरेंट हो और चाहे तो वो गलतियां करने वाला एस्पिरेंट हो, जो अभी तक 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुका है और बहुत ज्यादा नर्वस है, डिप्रेस्ड हो रहा है कि यूपीएससी मुझसे नहीं होगी। तो मैं उन सभी स्टूडेंट और एस्पिरेंट के लिए एक ही शब्द कहता हूं कि यूपीएससी आप जरूर निकालोगे। पर कब निकालोगे? पहले मैंने कहा ना कि एक अच्छे तरीके से उस एग्जाम्स को समझ लीजिए। जब उस एग्जाम्स को समझ लें फिर इसके बाद उसके पैटर्न में जाइए, और जब पैटर्न में जाएं और पैटर्न अच्छे से समझ लिया, माइंड में याद हो गया, भूलना नहीं है। जिस तरीके से हमारा नाम और सरनेम हमें अच्छे से याद होता है ना,
उसी प्रकार से यूपीएससी का पैटर्न आपको याद उसी तरह से होना चाहिए कि आपका नेम और सरनेम क्या है। समझ गए। और दूसरी बात, जब ये कवर हो जाए फिर आप जाइए सिलेबस पर कि सिलेबस होता क्या है। हालांकि यूपीएससी सिलेबस कभी चेंज नहीं करती है, थोड़ा सा उसमें ऐड करेगी, कट करेगी, यही करती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करती है। कोई भी कितना भी बड़ा दिग्गज टीचर आपसे आकर के ये कह दे कि इस बार यूपीएससी सिलेबस चेंज करने जा रही है और चेंज करेगी, तो वो गलत कह रहे हैं। वो अपनी कोचिंग की अच्छी बढ़ाने के लिए कि मेरी कोचिंग में ये है, मुझे अच्छी नॉलेज है, मैं कोचिंग की अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा है। तो आप इतना भी ध्यान में रखें कि सिलेबस अगर एक बार क्या है, बच्चों ने बहुत समय में देखा हुआ है यूट्यूब पर भी और गूगल पर सर्च करके यूपीएससी सिलेबस 2022, यूपीएससी सिलेबस 2023 क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग। अभी तक आपको यही पता नहीं चला कि सिलेबस क्या हर साल चेंज हो रहा है, हर साल पैटर्न चेंज हो रहा है। जब देखो आप बहुत अच्छे शब्दों में लिखते हो यहां पर यूपीएससी सीएससी पैटर्न फॉर 2023, 2022, 2024, क्या है ये। पहले तो अपनी सोच को तो डेवलप कीजिए यूपीएससी के लायक। जब तक थिंग्स आपकी ठीक नहीं रह पा रही है, आप खुद को ही नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहे हो, मैं सिलेबस ये क्या लगा रखा। सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ऐड होता है, कट होता है और कुछ नहीं होता है। अगर एक बार उन्होंने कह दिया कि इसमें हिस्ट्री आ रहा है, जियोग्राफी आ रहा है और पॉलिटी आ रहा है, ईटीसी सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो क्या इन सब्जेक्टों को यूपीएससी हटाएगा? नहीं। अगर इन सब्जेक्टों को उसने हटा दिया तो यूपीएससी का इसमें नुकसान है। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, पर ईयर कंपटीशन टाइट हो रहा है और आप लोग क्या हो रहे हैं, लोग लूजर बनने वाली दिशाओं में जा रहे हैं। तो पहले तो इस सब चीजों को समझो, दिमाग में सेट करके बिठा लो बिल्कुल से। सिलेबस सर्च नहीं करना, सिलेबस एक बार लिख लिया अच्छे से वो दीवार में चिपका दीजिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस सिलेबस को कवर करो। एनसीईआरटी लो, स्टैंडर्ड बुक लो, कोई भी क्लास लो, आप यूट्यूब क्लास लो, ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन क्लास लो, कोई भी क्लास लीजिए, नो मैटर, पर सिलेबस पर आपका कंट्रोली कवर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। पहला आपको क्या काम करना है, आपको उसको समझना है कि यूपीएससी टफ एग्जाम्स किस तरीके से क्यों ले रही है और 1% रिजल्ट क्यों आ रहा है। जब ये चीजें आपको क्लियरिटी के साथ हो जाए क्लियर, फिर आपको आना है पैटर्न को समझने, और जब पैटर्न क्लियर हो जाए फिर आइए आप सिलेबस को समझने, और सिलेबस जब हो जाए फिर लग जाइए डे नाइट पढ़ाई में, और इतना पढ़िए कि तब तक नहीं रुकना है जब तक यूपीएससी क्वालिफाई ना हो जाए, फाइनली लिस्ट में नेम ना आ जाए, तब तक यूपीएससी का एग्जाम्स के लिए बराबर मेहनत करते जाना है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक। तो अब शुरू करते हैं हम कि जो मेंस है और प्री है वो किस तरीके से एग्जाम्स लेती है। हालांकि हमने इतना तो समझ लिया कि 3 स्टेज में यूपीएससी एग्जाम्स लेती है सिविल सर्विसेज में बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक। अब यहां पर हम जानते हैं कि जो प्रीलिम्स है बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है, और जो भी इस वीडियो को देखने वाला है और देखे, मैं एक ही बात कह रहा हूं, वीडियो को देखना तो पूरा देखना, अन्यथा बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये कोई ब्लॉग का वीडियो है नहीं कि आप गए और इतना वीडियो देखा, इतना आपने बीच का स्पेशली निकाल दिया फिर देख लिया, क्या है यहां से इतना समझ में आ गया, इतना जो बीच में मैंने कहा वो कौन समझाएगा। फिर आप जाओगे किसी और टीचर के पास, उसके देखोगे वो भी गया, यहां से उड़ा वहां से उड़ा। ऐसा मत करो, अपनी लाइफ से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों।
क्यों अपने माँ बाप को धोखा दे रही हो, क्यों अपने आप को धोखे में रख रही हो। सारी चीजें क्लियरिटी के साथ करो ना, बिल्कुल मेहनत करो, पर कहां मेहनत करो, वहां मेहनत करो जहां आपकी मेहनत रंग लाए। मेहनत वहां लगानी चाहिए जहां पर आपको क्लियर पता हो कि यहां मैं सही दिशा में हूं, सही जगह पर चल रहा हूं। ऐसे मेहनत करने से क्या है ना। तो धोखे में मत रखिए, अपने आप को पूरा फ्रेशली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, तैयारी के साथ रखिए। अब बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है, प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स एग्जाम है, ये किस लिए लिया जाता है। ये लिया जाता है हमारे क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, ठीक है। क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर, ठीक है। यहां पर आप सोच रहे हो कि मैं दबंग बहुत मेहनत करके डे नाइट एक करके 24 घंटे में 18 घंटे और 12 घंटे प्रिपरेशन करके सिर्फ प्रीलिम्स को प्रिपेयर करूंगा और अच्छे से प्रीलिम्स निकालूंगा, तो यहां कोई मान्य नहीं। आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इतना तैयार होना है कि आप सिर्फ क्वालिफाई हो जाएं, यानी कि आप यहां से निकल के मेंस के लिए बैठने लायक हो जाएं, ठीक है। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपका ये स्टेप हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं जो प्रीलिम्स है, ये कितने सब्जेक्ट पर एग्जाम लेता है। तो पहले तो इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होता है हमारा, और एक और बात, ये है हमारा वनडे एग्जाम। वरना आप लोग डाउट में रहोगे सर एक ही दिन में होता है या 2-4 दिन में होता है। तो वनडे एग्जाम्स है और एक ही दिन में दोनों पेपर लिए जाते हैं। पहला पेपर जो है, इसके सब्जेक्ट क्या क्या है उसको हम समझ लेते हैं। इसके सब्जेक्ट में हमारा पहला तो है, जिसका सबसे ज्यादा रोल है, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स इस पेपर में, ठीक है, करंट अफेयर्स। सेकंड हमारा इसमें रहता है हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक। थर्ड पर हमारा रहता है पॉलिटी, पॉलिटी। और फोर्थ पर हमारा जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। और इकोनॉमी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और इकोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स, हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया जियोग्राफी, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया एनवायरनमेंट, इकोलॉजी हो गया, ठीक। और एक और सब्जेक्ट है जो यहां आता है, उसको हम बोलते हैं जनरल साइंस, साइंस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 सब्जेक्ट से हमारा फर्स्ट पेपर तैयार होता है। 7 सब्जेक्टों से हमारा फर्स्ट पेपर तैयार होता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में क्या क्या आता है। सेकंड पेपर को, इसको एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं जीएस का पेपर, ठीक है। जीएस मीन जनरल साइंस नहीं है, जीएस मीन जनरल स्टडीज, ठीक है। ये है हमारा जनरल स्टडीज का पेपर। और जो सेकंड पेपर है, इसको भी कई स्टूडेंट हैं जो जीएस सेकंड से भी जानते हैं,
पर मेरा यही दावा है कि अगर समझना है किसी भी चीज को तो फैक्टिवल चीज को अच्छे से समझो और एक अलग नेम से समझना चाहिए। तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, ये कहां हमारा माइंड अट्रैक्ट करेगा? मेंस के लिए, क्योंकि वहां पर जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, ठीक, जनरल स्टडीज के पेपर। तो यहां पर मैं मानता हूं कि यहां जीएस सेकेंड ना बोल करके इसको हमें बोलना चाहिए सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में सब्जेक्ट जो होते हैं वो आते हैं इसमें मैथ से, रीजनिंग रहती है इसमें, कॉम्प्रोहेंशन, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट से मिलकर सी सेट रेडी होता है। यहां 7 सब्जेक्ट से जीएस फर्स्ट रेडी हो रहा है और इन 3 सब्जेक्ट से सी सेट हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो इसका मार्क्स जो होता है वो होता है 200 का, और इसका जो मार्क्स होता है ये भी हमारा 200 का होता है, ठीक है। टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि हमें कितने टाइम के लिए एग्जाम्स देना होता है और कितने टाइम तक हमें उस एग्जाम हॉल में अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना होता है। तो ये बातें तो हो गई क्लियर कि सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए। मार्क्स भी क्लियर हो गया कि 200 मार्क्स हमारा सी सेट में भी है और 200 मार्क्स हमारा जीएस फर्स्ट में भी है। अब डाउट है कि सर ये तो हो गया, अब सर मेंस में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, कहां से क्या होगा? तो इसको मैं बताऊं बेटा, सी सेट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। क्वालिफाई करने के लिए अब कह रहे हो ये क्या सर, क्वालिफाई अभी बताया था कि प्रीलिम्स करना है, अब ये कौन सा क्वालिफाई है? तो प्रीलिम्स में एग्जामिनर ने एक शर्त रखी। एग्जामिनर के पास, यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है ना, कॉपी चेक करने वाला, उसके पास इतना समय नहीं होता है फिजूल का कि वो आपकी सभी कॉपियों के लिए अलग अलग टाइम निकाले। तो यूपीएससी ने क्या किया कि एक टाइम सेटअप बनाया और एक मैनेजमेंट के साथ उनने किया कि ऐसे तो समय होगा बहुत वेस्ट है और बहुत सारी कॉपियां होती हैं, ऑफलाइन लेवल की कॉपियां। तो एक काम करो यार, कंप्यूटर पे भी चेक करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहली कॉपी उठाओ सी सेट की। अगर बच्चा सी सेट क्वालिफाई है फिर कॉपी उठाओ आप जीएस फर्स्ट की। अगर इसमें बच्चा फेल है तो इसकी ये कॉपी टच भी नहीं करना, और वाकई में वो कॉपी को टच भी नहीं करता है। और अब बात कर लेते हैं तो कहां क्या हुआ, क्वालिफाई नेचर तो पूरा ही प्रीलिम्स है, पर प्रीलिम्स के अंदर जो फैक्ट बन रहा है, जो फैक्टर्स हो रहे हैं, उन 2 पेपरों में इसको क्वालिफाई नेचर का शब्द रखा गया। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% चाहिए पड़ता है, 100% यानी कि 200 मार्क्स का 33%, यानी कि आपको 66 मार्क्स किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए हैं। आप चाहे इधर हुए 66 से आपका अगर 65 पॉइंट कुछ 9 आया तो भी आप क्या हो, फेल, ठीक है, आप यहां पर फेल हो गए। अब बात करते हैं जो जीएस फर्स्ट है वो क्या है। तो यहां की कॉपी आप क्वालिफाई होने के बाद यहां आते हो इस कॉपी में। अब यहां से बनती है आपकी मेरिट, जैसे आपके 200 मार्क्स हैं और किसी बच्चे का यहां पर 120 मार्क्स आया और वो जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, ओबीसी से आप हो, एससी से अदर स्टूडेंट है, ठीक है, एससी एसटी,
और अलग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलग रहती है। तो इतना क्या होता है 120 का गया जनरल का। तो अगर आप जनरल में बिलोंग करते हो और आपका आया यहां पर 130, तो आपको अपर रख लिया जाए। और मेंस की कॉपी की मेरिट बनाई जाती है फाइनली। अगर मान लीजिए 100% बच्चा एग्जाम्स में हॉल में बैठा, ठीक है, जितना भी बच्चा एग्जाम हॉल में, फॉर्म फिल की बात नहीं कर रहे हैं, जितना एग्जाम हॉल में बच्चे ने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया उसको 100% पे लिया। अब 100% ने एग्जाम यहां पर अटेम्प्ट किया हुआ, बैठे हुए हैं, तो इतने में से सिर्फ 30% बच्चा यहां बैठता है। 70% बच्चे को फेल करना ही करना है। अब आप दावा नहीं कर सकते यहां 130 लाए सर हमारा काम हो गया। तो मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूं कि एवरेजिंग आपका काम हो जाएगा। किस्मत खराब है तो नहीं होगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि मेरिट अगर नहीं उठी एग्जाम में, अगर यहाँ सिलेबस जो है और पेपर इजी आया तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वरना आप आराम से हो ही जाओगे। ठीक है, यहां से क्वालिफाई होने के बाद आप मेंस देते हो। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा मेंस को समझने के लिए कि मेंस में कितने पेपर होते हैं और कितने नहीं होते हैं। आपको सिर्फ इसको प्रीलिम्स को सिर्फ क्वालिफाई नेचर से देखना है। इसका फाइनल जो मार्क्स होते हैं, जो फाइनली आपको सिलेक्शन देते हैं, इनका उनसे कोई रोल नहीं। पर वो कहानी है ना कि शुरुआत अगर खराब तो एंड का क्या काम। तो स्टार्टिंग यही प्रीलिम्स से है, तो आपको प्रीलिम्स को ही देखते हुए चलना है, क्योंकि अगर यही क्वालिफाई नहीं हुए तो मेंस का कोई भी मतलब नहीं है। अब आते हैं मेंस में। जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, ये कितने पेपर्स के लिए लिया जाता है। तो ये जो टोटल पेपर होते हैं इसमें 9 पेपर होते हैं, ठीक है, और ये वनडे एग्जाम नहीं होता है, ये 2 वीक में एग्जाम होती है। 2 वीक में एग्जाम लिया जाता है, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर इस एग्जाम को कंप्लीट किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो 9 पेपर हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पेपर है हमारा, एक तो है हमारा, देखो जीएस फर्स्ट से लेके चलते हैं। जीएस फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, जीएस सेकंड हो गया हमारा, जीएस थर्ड हो गया हमारा, ठीक, और जीएस फोर्थ हो गया हमारा, ठीक। जीएस थर्ड हो गया, जीएस फोर्थ हो गया, ये तो हो गए हमारे जनरल स्टडीज के पेपर। 4 पेपर ये हो गए, एक पेपर होता है ऐसे का यानी कि निबंध का, ठीक है। 5 पेपर ये हो गए और 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल आपका खुद का होता है, ठीक है, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकेंड, ऑप्शनल सेकेंड, ठीक। ये हो गए आपके टोटल कितना, 4 जीएस 3 ये 7 हो गए ये। अब बचे हुए हैं 2, इनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। उस 2 जो पेपर हैं उन 2 को हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। एक तो हो गया इंग्लिश का पेपर, ठीक है, इंग्लिश का पेपर, और एक हो गया आपकी लैंग्वेज का पेपर। एक लैंग्वेज का पेपर होता है। अब ये तो आपका है कंपल्सरी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, समझाते हैं बारीकी से। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये सभी एस्पिरेंट को देना ही देना है, चाहे वो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश माध्यम का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे इंडिया का हो, और चाहे, अब इसमें ये मत समझना कि नेपाल के बच्चे एग्जाम से दे सकते हो, देते ही हैं, ठीक है, यूपीएससी सीएससी देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे अगर हम अपने ही स्टेट की बात करें, अपने इंडिया में स्टेटों की बात है, तो कोई अगर तमिलनाडु से तमिल भाषा जानता है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तमिल, ठीक है। अब वो तमिल होगी उसकी लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा,
तमिल में लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा। अगर आप हिंदी जानते हो तो आप हिंदी, ठीक है। अब यहां पर इंग्लिश कंपलसरी हो गया और यहां आपके पास ऑप्शन है कि आप किस लैंग्वेज पे दे सकते हैं। ये 300 मार्क्स की होती है, 300 मार्क्स की, ठीक है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% मार्क्स चाहिए, ठीक है, 25% और 25%, इतना मार्क्स लाइए। आप इन दोनों को क्वालिफाई कीजिए और इनका कोई रोल नहीं है, ये क्वालिफाई नेचर के ही हैं, ठीक। ये जो दो पेपर हैं ये क्वालिफाई ही हैं। जैसे प्री में लिया जाता है मेंस में आने के लिए, ऐसे ही मेंस में लिया जाता है इन सब्जेक्टों को चेक करने के लिए, इन सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं इनको चेक करने के लिए। तो आप इसको जब क्वालिफाई करते हैं फिर इसके बाद आपकी ये कॉपियां होती हैं चेक। फिर आपके अब मार्क्स की बात करते हैं इनकी। ये जो फर्स्ट पेपर है ये हमारा 250 का है, सेकंड पेपर भी हमारा 250 का है, थर्ड पेपर भी हमारा 250 का है, 250 का है, और ऐसे भी हमारा 250 का है, और ऐसे ये भी हमारा ऑप्शनल भी दोनों 250 के ही हैं। टोटल अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो टोटल ये हमारे होते हैं 1750, ठीक। 1750 का ये मेन आपका पेपर महत्व रखता है आपकी फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू का अलग एक बेस होता है जो कि 275 का होता है, इसी में ऐड होता है। फाइनली जो आपके मेन मार्क्स होते हैं जो आपकी मेरिट बना के आपको ये सिलेक्शन दिलाते हैं कि आप टॉपर बने, आपका रैंक क्या रहा, जो रैंक निर्धारित होती है आईएएस, आईपीएस, आईएएस रेफरेंस जो देते हैं वो आपको इन्हीं मार्क्स से मिलती है। 1750 प्लस 275 से टोटल आपका 2025 का होता है ये गेम, 2025 का गेम होता है। यही आपको ये निर्धारित करने के लिए होता है कि आप आईएएस में जाएंगे या आईपीएस में जाएंगे या आईआरएस में जाएंगे। फाइनली इन्हीं का काम है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में और थोड़ा एक और समझ लेते हैं। आपको सबसे ज्यादा मेहनत इस पर ही करनी है। ऑप्शनल आप सब्जेक्ट खुद का चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो उसको ही आप लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू बोलते हैं इसको, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, इसमें होता है आपका क्या क्या चीजें होती हैं जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो इंटरव्यूअर है। पहला तो है आपका पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ठीक। बॉडी लैंग्वेज आपका जो ऑप्शनल है उस पर क्वेश्चन उठता है, ठीक है। और आपकी जो लैंग्वेज है उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक। आप किस शहर से हो, सिटी पर क्वेश्चन, हॉबीज, ठीक। 1 2 3 4 5 6 इंपोर्टेंटली यही वो चीज है जो 275 के लिए दी जाती है। पर्सनालिटी में मतलब क्या है? पर्सनालिटी शब्द तो बहुत अच्छा है। पर्सनालिटी यानी कि आपका बात करने का तरीका, आपके नेचर का तरीका, आप किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर जो देते हो उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन होता है वो किस लायक होता है। अब क्वेश्चन पूछा गुस्सा वाला, आप यह दांत निकाल रहे हो है, तो यही चीज होती है हमारी पर्सनालिटी पर। और बॉडी हमारी कितनी फिटनेस पर है ये चेक होती है यहां पर। बॉडी लैंग्वेज आप किस तरीके से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ऑप्शनल जो लिया था उस पर क्वेश्चन बेसिक तरीके से पूछा जाता है और पूछे जा ही सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पेपर आंसर राइट किया था
या हिंदी लैंग्वेज में आपने आंसर राइटिंग दिया है, उस पर भी आपके क्वेश्चन उठते हैं कि आपने हिंदी माध्यम क्यों लिया था, इंग्लिश माध्यम क्यों नहीं लिया। ऐसे एग्जाम के तौर पर आपको इंटरव्यूअर पूछता है। आप सिटी, आप किस शहर से बिलोंग करते हो, जिस शहर से बिलोंग करते हो उसकी तैयारी करके जाना अच्छे से, कि आपके जो शहर में एसपी हुआ, डीएम, उनके कार्यकाल क्या है, किस तरीके से वहां पर कोई ऐसी आपदाएं तो नहीं है, उनको समझ लीजिए, है ना। वहां का आपका सिस्टम क्या है, कानूनी सिस्टम क्या है, राजनीतिक सिस्टम क्या है, और कोई वैसा दंगा वाला सिस्टम तो नहीं है। ये आपको अपनी सिटी का नॉलेज लेके जाना है। मेरा तो यही कहना है आपके लिए कि सिटी का तो लेके ही जाइए, स्टेट का भी नॉलेज लेके रखिए, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर कहां से क्वेश्चन उठाए। फिर है आपका हॉबीज। जब आप मेंस का एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करते हो, उसमें आपको रेफरेंस देनी पड़ती है, वहां एक ऑप्शन खुल के आता है कि आपकी हॉबीज क्या है। सब दिख तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज क्या है हॉबीज। हॉबीज वो चीज है जो हमारे खुद के शौक होते हैं, हमारा खुद का पर्सनल मैटर होता है, जो हमारे पर्सनल चीजें होती हैं, जो हमें पसंद होती हैं, वही हॉबीज है। और मेरा यही आपके लिए कहना है कि हॉबीज वही सिलेक्ट करें वहां पर जो आपकी वाकई में रियलिटी हो, चाहे वो आपकी हॉबीज कितनी ही गंदी क्यों ना हो, कितनी बेकार क्यों ना हो, रखिए, सच्चाई अपनी दिखाइए। वहां पर झूठ क्या है, झूठ तो थोड़ी देर के लिए चलता है, एक दिन पकड़ा जाता है, और इंटरव्यूअर वहां 5 बैठे हुए हैं, तुरंत पकड़े जाओगे। सच्चाई रखिए। अगर हॉबीज अभी आपकी इतनी खराब है तो उस हॉबीज को अच्छी कीजिए और उसी हॉबीज पर अपना काम कीजिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो हॉबीज में क्रिकेट, सीटी बजाना पसंद है तो सीटी, और घूमना पसंद है तो घूमना। सवाल इस पर ही उठते हैं जो कि आपके शायद 20 से 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न हमने कवर किया और बेसिक तरीके से समझा। अब आप लोगों से यही है कहना कि अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, माँ बाप को गलत इरादों पर मत रखो कि मैं तैयारी कर रहा हूं और उनको धोखा मत दो यार, है ना। प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से करो, ताकत मेहनत पूरा झोंक दो उसी में, पूरा बस लगा दो, पूरा 1 साल तक के लिए भूल जाओ सारे दोस्त यार वगैरह वगैरह, मेहनत करो, जी जान लगाओ, माँ बाप का सपना पूरा करो। और अंत में यही कि मेहनत से पीछे मत हटना। कोई कुछ भी कहता रहे, समाज क्या कहता है, बिल्कुल नहीं। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।